हेलो एवरीवन, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दो तरीके के मेन एलिगेशंस अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं। एक हिंडनबर्ग के द्वारा, उनका क्या कहना है उसको हम लोग समझेंगे, और दूसरा एलिगेशन जो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट ने लगाया है कि अदानी ग्रुप का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो लोन के थ्रू चल रहा है और अदानी ग्रुप के ऊपर एक ह्यूमंगस बहुत बड़ा कर्ज है। और अगर अदानी ग्रुप कल को फेल होता है तो वो केवल अदानी ग्रुप की फेलियर नहीं होगी, बल्कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें बैंक्स हैं वो भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो आखिरकार अदानी ग्रुप के ऊपर कितना कर्ज है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा ऑफलाइन बैच करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में बैच स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अनअकैडमी के वेबसाइट और अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैचेस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये जो हिंडनबर्ग का क्योस है, जो पहला एलिगेशन लगाया गया है हिंडनबर्ग के द्वारा अदानी ग्रुप को, उसके ऊपर हम लोग यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग है कौन। तो हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन यूएस की एक रिसर्च फर्म है। ये रिसर्च करती है कि किस तरीके के जो कंपनीज हैं उनमें क्या एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनका क्या बिजनेस मॉडल है, वो क्या सही गलत कर रहे हैं, उनके बारे में ये हिंडन ग्रुप रिसर्च करती है। लेकिन एक चीज और है हिंडनबर्ग के बारे में कि हिंडनबर्ग एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये जो पैसा कमाती है उसका जो स्ट्रैटेजी है पैसे कमाने का वो होता है आपका शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के थ्रू हिंडनबर्ग जो है वो पैसा कमाती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप का जो शेयर है ये अदानी एंटरप्राइज का है और ये अदानी ग्रीन का है। अगर आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइज का शेयर तो ये काफी सालों तक स्टैग्नेंट रहा। अगर हम कोविड की बात करें 2020 के बाद, तो 2020 के बाद आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप में एक सडन स्पाइक आया। अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स में एक काफी बड़ा स्पाइक आया और उसके बाद देख रहे हैं कि आप एक काफी बड़ा डाउनफॉल भी आया। सेम आप अदानी ग्रीन में देख सकते हैं कि पैंडेमिक तक लगभग ये स्थिर था। लगभग 5-10 रुपए में ये शेयर मिल रहा था और जैसे कोविड आया, कोविड के बाद अगेन अदानी ग्रुप के शेयर्स बढ़ने लगे। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सडन डाउनफॉल आता है, बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है अदानी ग्रुप में। और ये जो डाउनफॉल है इसका जो रीजन है वो है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, वो है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। तो इसी बात को हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाया जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी कोलैप्स देखने को मिला। और ये जो कोलैप्स हुआ इससे अगर कोई पैसा कमाया तो वो था हिंडनबर्ग। अब ये जो पूरा एलिगेशन लगाया गया है हिंडनबर्ग के द्वारा उसमें बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन जो मेन एलिगेशन है वो क्या लगाया गया है कि ये जो अदानी ग्रुप का शेयर बढ़ा है, ये जो आप यहां से यहां तक देख सकते हैं जो शेयर बढ़ा है, ये शेयर क्यों बढ़ा। तो वो हिंडनबर्ग ने बताया कि वो जो शेयर बढ़ा है अदानी ग्रुप का, ये अदानी ने खुद बढ़वाया है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। इसी को हम कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, जब शेयर मार्केट को आप मैनिपुलेट करते हो इलीगली। और ये बैंड है अंडर द बैंड है। स्टॉक मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते हो बिकॉज जो शेयर का दाम है वो सप्लाई डिमांड पे मिलता है। अगर आप आर्टिफिशियली डिमांड या सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, देन दैट इज नोन एज स्टॉक मैनिपुलेशन और इसको इलीगल ठहराया जाता है और इसके खिलाफ जो सेबी है वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। अब ये जो स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है ये कैसे हुआ ये हिंडनबर्ग ने बताया। हिंडनबर्ग ने बताया कि अदानी ग्रुप जो है, अदानी ग्रुप इंडिया में जो पैसा कमाती थी वो पैसा वो किसी तरीके से मॉरिशियस में भेज देती थी। तो मॉरिशियस जो है आपको पता है टैक्स हेवन कंट्री है, यहां पे बहुत ही कम रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मतलब इसमें कोई सेबी वेबी कोई करके कोई बॉडी नहीं है। इसमें कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके डीलिबरलाइज है, मतलब नेग्लिजिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसी चीज का फायदा उठाते हैं बहुत सारे शेल एंटिटीज। शेल एंटिटीज का मतलब कि वो केवल पेपर में है, इनका कोई बिजनेस है नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे फंड्स थे जो मॉरिशियस में शेल कंपनीज बने हुए थे। इन मॉरिशियस के शेल कंपनीज में, मॉरिशियस के फंड्स में अदानी ग्रुप का पैसा ले जाया गया।
ये कौन ले गया? विनोद विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। तो विनोद अदानी ने किसी तरीके से अदानी ग्रुप के पैसे को इंडिया से बाहर भेज दिया ऑफशोर फंड्स में। वो कौन से फंड्स थे? वो मॉरिशस के फंड्स थे और वहां की जो शेल कंपनीज थी। और ये जो मॉरिशस के फंड्स और शेल कंपनीज थे, इन्होंने अदानी ग्रुप में वापस से इन्वेस्ट कर दिया। तो जब अदानी ग्रुप में ये मॉरिशस का पैसा आया, तो इसके शेयर मार्केट का डिमांड बढ़ गया। अदानी ग्रुप के शेयर्स का डिमांड बढ़ गया। अब जब अदानी ग्रुप के शेयर्स का डिमांड बढ़ गया, तो अदानी ग्रुप के शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। इसी को हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से अदानी ग्रुप ने मॉरिशियस के कुछ फंड और शेल कंपनीज बनाकर अपने शेयर प्राइसेस को बढ़ाया, जो कि इनलीगल है एज पर द इंडियन पीनल लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, की कंपनीज अपने ही स्टॉक को आर्टिफिशियली वो बढ़ा दे रही है। तो इसी में हिंडनबर्ग ने कई सारे ऐसे मॉरिशियस शेल कंपनीज और ऐसे मॉरिशियस फंड्स को अपने रिपोर्ट में बताया कि ये सारे फंड और ये सारे शेल कंपनीज जो हैं वो विनोद अदानी से लिंक्ड हैं, और विनोद अदानी जो हैं वो अदानी ग्रुप में बहुत बड़े सीनियर पोजीशन पे हैं और गौतम अदानी के ये बड़े भाई हैं। तो इसी का एलिगेशन हिंडनबर्ग के द्वारा लगाया गया है, जिसकी वजह से ये जो शेयर प्राइस आप देख सकते हैं इसमें एक स्पाइक देखने को मिला। अब ये जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, तो उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखकर डर गए, जिन्होंने अदानी के शेयर्स खरीदे थे, उनको लगा कि कल को ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग के द्वारा लगाया गया है, अगर ये सच निकला, तो अदानी ग्रुप के ऊपर एक सीरियस इंक्वायरी चलेगा, जिससे पता नहीं क्या हो सकता है। इसी की वजह से एक डर बैठ गया इन्वेस्टर्स में, और सारे इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर बेचना स्टार्ट किया। और जब लोगों ने शेयर बेचना स्टार्ट किया, तो शेयर का सप्लाई बढ़ गया, और इसी की वजह से अदानी के शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया, बहुत ज्यादा घट गया। और ये जो घटा, इससे पैसा कमा लिया हिंडनबर्ग ग्रुप ने। इससे पैसा कमा लिया हिंडनबर्ग ग्रुप ने, और इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब ये जो हिंडनबर्ग है, अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, तो इसके वेबसाइट में ये लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इसको आप समझे यहां पे एग्जांपल से। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, सपोज आपने कोई ए शेयर खरीदा 100 रुपए में, अब आप चाहोगे कि ये आने वाले टाइम में ये 100 से बढ़ के 150 हो जाए, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रैटेजी ऑफ अर्निंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट और शेयर मार्केट, कि शेयर का दाम बढ़ गया, आपने पैसा कमाया। अगर इसका उल्टा कर दें हम, जहां पर आप शेयर के दाम बढ़ने से नहीं, रादर शेयर का दाम घटने से पैसा कमा रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। सो शॉर्ट सेलिंग इज द रिवर्स ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी। तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी का बिल्कुल उल्टा होता है। अब ये कैसे काम करता है ये समझें। सपोज ये अदानी ग्रुप है, ये मान लो कोई आपका एक स्टॉक ब्रोकर है। इस स्टॉक ब्रोकर के पास मान लो अदानी के बहुत सारे शेयर्स हैं, सपोज 1000 शेयर है इसके पास। जस्ट गिव एन एग्जांपल। ये मान लो हिंडनबर्ग ग्रुप है। अब हिंडनबर्ग ग्रुप क्या करता है? हिंडनबर्ग ग्रुप जो है, ये स्टॉक ब्रोकर से ये 1000 शेयर अदानी के उधार ले लेता है। हिंडनबर्ग बोरोज, कर्ज लेता है कि आप मुझे ये 1000 शेयर दे दें। मान लो ये शेयर का दाम 10 रुपए था, तो हिंडनबर्ग 1000 शेयर उधार पे ले लेता है, कहता है कि मैं आपको 5 महीने बाद लौटा दूंगा ये 1000 शेयर। अब हिंडनबर्ग क्या करता है कि ये हिंडनबर्ग ये 1000 शेयर को, मान लो ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया, ये जो 1000 शेयर है, जो इसने स्टॉक ब्रोकर से कर्ज लिया था, इस 1000 शेयर को बेच दिया। इसने 1000 शेयर को, जो 1000 शेयर लिया था, इसको बेच दिया। मान लो 10 रुपए में बेचा, तो फाइनेंशियल मार्केट से हिंडनबर्ग को कितना आएगा? 1000 रुपए, 10,000 रुपए। तो अभी तक तो सब कुछ सही है। हिंडनबर्ग ने 1000 शेयर कर्ज लिया स्टॉक ब्रोकर से,
वही 1000 शेयर कर्ज लिया हुआ उसने जाके फाइनेंशियल मार्केट में बेच दिया। कितना पैसा आया हिंडनबर्ग को? 10,000। अब देखो हिंडनबर्ग क्या करता है। अब हिंडनबर्ग क्या करता है कि हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालेगा और उस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाएगा अदानी ग्रुप पे कि अदानी ने ये किया, अदानी ने ये फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस किया, ये इरेगुलरिटी है, ये फर्जी काम कर रहा है अदानी ग्रुप। अब उसकी वजह से क्या होगा कि एक फियर बैठ जाएगा। जो फाइनेंशियल मार्केट में लोगों ने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा था, वो अब अदानी के शेयर्स को बेचने लगेंगे। अब जब जो फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कमजोर इन्वेस्टर है, जो बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है, वो तो डर जाएगा इस रिपोर्ट को देखकर। तो वो क्या करेगा, अदानी ग्रुप के शेयर्स को बेचना स्टार्ट करेगा। और जब बेचना स्टार्ट करेगा तो ये जो 10 रुपए का शेयर था, ये हो सकता है घट के 5 रुपए में आ जाए, बिकॉज शेयर्स का सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, आपका शेयर मार्केट घट जाएगा। तो अब ये शेयर कितने में आ गया? 5 रुपए में। अब हिंडनबर्ग क्या करेगा, बिकॉज हिंडनबर्ग को ये 1000 शेयर तो कर्ज का था, इसको लौटाना तो है स्टॉक ब्रोकर को। तो अब वापस से हिंडनबर्ग फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा और अब अदानी ग्रुप के 1000 शेयर्स को खरीद लेगा। पहले उसने बेचा 1000 शेयर, कितना आया उसके पास? 10,000। अब क्योंकि उसको 1000 शेयर लौटाना है स्टॉक ब्रोकर को, तो ये वापस से फाइनेंशियल मार्केट में जाकर 1000 शेयर खरीद लेगा। अब कितने में खरीद पाएगा? 5 रुपए में, क्योंकि अब तो शेयर सस्ता मिल रहा है। तो इसको कितना खर्च करना पड़ा, हिंडनबर्ग को कितना देना पड़ेगा 1000 शेयर खरीदने के लिए? 5,000। और ये 1000 शेयर ये ले लिया, 1000 शेयर ये जाके स्टॉक ब्रोकर को लौटा दिया। तो सोचो कितना कमाया। पहले उसने 1000 शेयर बेचा, कितना पैसा आया? 10,000। अब इसने 1000 शेयर खरीदा, खर्च कितना हुआ? 5,000। कमाई कितना? 5,000। इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जितना ज्यादा अदानी ग्रुप का शेयर घटेगा, मान लो 5 रुपए से घट के 4 रुपए पे हो जाए, तो अब तो केवल 4,000 का खर्च बना और 6,000 रुपए इसने कमा लिया। तो जितना ज्यादा शेयर का दाम घटेगा, उतना ज्यादा शॉर्ट सेलिंग कंपनी का फायदा, मुनाफा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और ये आपको जान के हैरानी होगी, इट इज लीगल। ये कोई गलत चीज नहीं है। सेबी के 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग इज देयर इज नो प्रॉब्लम विद शॉर्ट सेलिंग, इट इज नॉट इलीगल। प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्वेस्टर, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है, जिसको ये सब पता नहीं है, वो तो डर के मारे बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जिसको पता था कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, वो इस तरीके के रिपोर्ट के थ्रू मार्केट में एक तरीके से डर फैलाना चाह रही है, जिससे फायदा उसी को है। सो इसके थ्रू आप देखो तो हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट की वजह से ये शेयर मार्केट को कोलैप्स किया और इससे वो पैसा कमा लिया। अब शेयर मार्केट अदानी ग्रुप का वापस स्टेबल हो गया। तो इस डिसरप्शंस का जो रीजन था वो था हिंडनबर्ग का ये एलिगेशन। तो शॉर्ट सेलिंग इज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेयर इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट ऑन स्टॉक्स डिक्लाइन नॉट ऑन इंक्रीज। Thus, it is a reverse to conventional strategy, and as per SEBI, this is allowed. ये सही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हिंडनबर्ग का जो एलिगेशंस था, वो सच है कि झूठ है? आई कैन नॉट स्पेक्यूलेट, नाइदर यू कैन स्पेक्यूलेट। सेबी ने इन सारे मुद्दे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। हिंडनबर्ग ने 24 एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। हिंडनबर्ग ने 24 एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। इसमें से 22 इन्वेस्टिगेशन सेबी ने पूरा कर दिया है और सेबी ने कहा है कि इन 22 जो एलिगेशंस लगाए थे इसमें कोई तथ्य नहीं है, दे आर कंप्लीटली फॉल्स। 2 पे इंक्वायरी अभी भी चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ग्रुप की कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम होगी कि आपने इतना ज्यादा एलिगेशंस लगाया, सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, वो तो कुछ मिला ही नहीं। तो अब हिंडनबर्ग का टारगेट था सेबी, कि किस तरीके से अब सेबी की क्रेडिबिलिटी हम घटा दें। कि जो सेबी 22 एलिगेशंस में अदानी ग्रुप को फ्री कर दिया है, अब हिंडनबर्ग को लगा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी बचाने के लिए सेबी की लेजिटिमेसी को घटानी पड़ेगी।
इसलिए अब हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरमैन के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। तो ये देख सकते हैं सेबी की इंक्वायरी में 22 ऑफ द 24 इन्वेस्टिगेशंस हैज बीन कंप्लीटेड एंड देयर इज नो मेरिट टू द रिपोर्ट गिवन बाय द हिंडनबर्ग। कोई तथ्य नहीं है इसमें। तो अब हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर अटैक किया और क्या कहा कि ये जो माधवी बुच हैं, जो सेबी की करंटली चेयरपर्सन हैं, और माधवी बुच आपको पता होना चाहिए कि शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी। ये पहली वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की। तो हिंडनबर्ग का कहना था कि ये जो माधवी बुच हैं, जिन्होंने लगभग 2017-19 के समय 2017 में उन्होंने सेबी को ज्वाइन किया और ये जो पूरा अदानी कंट्रोवर्सी को इन्वेस्टिगेट किया सेबी ने, ये सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ बिकॉज जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका खुद का पैसा इन फंड्स में लगा हुआ था। उनके खुद का पैसा इन फंड्स में लगा हुआ था। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि जो सेबी जो इन्वेस्टिगेट किया, वो गलत इन्वेस्टिगेट किया बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। बिकॉज सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच और उनके जो हस्बैंड है, उन दोनों का पैसा ऐसे ग्रुप्स में लगा हुआ था जो अदानी से रिलेटेड हैं और जो इन स्टॉक मैनिपुलेशन में जो फंड्स और शेल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनमें पैसा माधवी बुच का लगा हुआ था और उनके हस्बैंड का लगा हुआ था। सो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से नहीं किया गया, ये हिंडनबर्ग का कहना। सो दिस इज व्हाट यहां पे आप देख सकते हो इन दिस रिपोर्ट हिंडनबर्ग रेफर्ड टू, ये हो गया Hindenburg alleged that Mrs. Madhavi Buch and her husband Dhaval Buch invested in these sub funds। 2015 में जब ये चीज चल रहा था, उसमें इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। The firm said that weeks before Mrs. Buch became a whole-time member of SEBI in 2017, her husband wrote to the fund administrator asking to be made the only person authorized to operate the accounts। इसका मतलब कि जब माधवी बुच को सेबी का चेयरपर्सन बनना था, तो उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट अपने हस्बैंड के नाम पे कर दिया और ये किसी को पता भी नहीं था। अगर माधवी, हिंडनबर्ग का कहना है कि अगर माधवी बुच का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जब उनके हस्बैंड का ऐसे कंट्रोवर्सी के साथ लेना देना था, सो माधवी बुच को पहले ये बता देना चाहिए था और उनको ये सारे इन्वेस्टिगेशन से अपने आप को रेस्क्यू कर देना चाहिए था। जैसे जजेस जो हैं, अगर मान लो कोई केस चल रहा है जजेस के पास और उस जज का उस कंपनी में शेयर है, तो वो जज उस चीज को नहीं सुनेगा, उस केस को नहीं सुनेगा। Because justice has to not only be done, rather it has to also be looked that it has been done। Because अगर कोई दूसरा, आप भले हो सकता है बायस नहीं हुए हो, बट जब नॉर्मल लोग देखेंगे कि आपका खुद स्टेक है इस एलिगेशन में, तो लोग ये परसीव करेंगे कि आप हो सकता है बायस्ड थे। इसीलिए जस्टिस के लिए आपको ऐसे सारे केसेस से खुलेआम बोल देना चाहिए था कि आई एंड माई हस्बैंड आर इन्वॉल्व, सो आई एम रेस्क्यूइंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन। बट ऐसा किसी को पता ही नहीं था। अब अचानक हिंडनबर्ग से रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सेबी के चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड का इस चीजों में, इन फंड्स के साथ ताल्लुकात था। अब मिसेस बुच का कहना है कि ये सारे एलिगेशंस में कोई तथ्य नहीं है। 2015 में ना ही मैं सेबी की चेयरपर्सन थी, ना ही मैं मेंबर थी। 2015 में मैं एक प्राइवेट, एक इंडिविजुअल थी और मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हूं। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि 2017 में मुझे सेबी का मेंबर बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब तो मैं तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करूं। सो मिसेस बुच का कहना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं, ये मैंने 2015 में किया था, when the couple were private citizens in Singapore, almost 2 years before Madhavi joined SEBI। तो इसीलिए इनका कहना है कि इन सारे तथ्य में नहीं है और जब मैं सेबी की चेयरपर्सन बनी, तो मैंने अपना सारा स्टेक अपने हस्बैंड के नाम पे किया। सो आई डू नॉट हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन अदानी ग्रुप और ऑल दीज फंड्स। तो ये काफी सब्जेक्टिव है। आपके हिसाब से हो सकता है कि मिसेस बुच इसमें गलत हैं, आपको हो सकता है कि नहीं, मिसेस बुच ने सही किया। अब ये सही किया या गलत किया, नाउ दैट हैज टू बी स्क्रूटिनाइज्ड। सेबी का कहना है कि इस तरीके का जितने भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट था, ये ऑलरेडी मिसेस बुच ने बता रखा था सबको, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो ये कंट्रोवर्सी आपको यहां पे समझना था। तो पहला अटैक अदानी ग्रुप पे आया, दूसरा अटैक सेबी के चेयरपर्सन पे आया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया है, बहुत लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, बहुत ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है सेबी के चेयरपर्सन रिजाइन कर दें। गवर्नमेंट का कहना है कि ये सरकार हिंडनबर्ग के साथ मिलकर, गवर्नमेंट का कहना है कि ऑपोजिशन हिंडनबर्ग के साथ मिलकर इंडिया में इकोनॉमिक एनार्की लाना चाह रही है, अराजकता फैलाना चाह रही है, लोगों का भरोसा इंस्टीट्यूशन से कम करना चाह रही है। ये ऑपोजिशन का, ये सरकार का कहना है कि ऑपोजिशन की चाल है कि किसी तरीके से इंडिया भी बांग्लादेश बन जाए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड सेकेंड एलिगेशन जो और सेकेंड कंट्रोवर्सी जो अदानी के साथ है, अदानी, आप देखोगे 2 दिन पहले अदानी का जो कर्ज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अदानी का अगर आप डेप्थ देखोगे तो जो टोटल कर्ज है अदानी ग्रुप का वो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो 2,41,394 करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है अदानी ग्रुप पे। अगर आप देखोगे 2018-19 में तो लगभग 1 लाख करोड़। अगर नेट डेप्थ देखें, ग्रॉस डेप्थ का मतलब टोटल कर्ज और नेट डेप्थ का मतलब कि जो कर्ज है टोटल उसमें से कितना वो चुका चुका है ऑलरेडी, हाउ मच ही हैज रीपेड बैक। तो नेट डेप्थ है उनका लगभग 1,81,604 करोड़। अगर नेट डेप्थ बाय एबिटा देखें, एबिटा का मतलब होता है कि कंपनी का टोटल कितना अर्निंग है आफ्टर पेइंग द टैक्स एक्सपेंसेस सब कुछ। मान लो मैंने 100 रुपए कमाया, उसमें से मैंने 10 रुपए सैलरी दे दिया अपने एम्प्लॉयज का, 10 रुपए का सरकार को टैक्स दे दिया, 10 रुपए रेंट दे दिया, उन सब चीजों को हटाकर मेरा कितना प्रॉफिट बच रहा है उसको एबिटा कहते हैं। तो नेट डेप्थ बाय एबिटा जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा ये उतना ही सेफ वो कंपनी है। अगर मान लो किसी कंपनी का 100 है कर्ज और उसका एबिटा है 50, तो ये हुआ 2। अगर किसी कंपनी का 100 है कर्ज और उसका एबिटा हुआ 100, तो उसका कितना हुआ हमारे पास 1। तो आप देखो मतलब नेट डेप्ट बाय एबिटा अगर हम करें तो इसका मतलब क्या है, आप सोचो पहले केस में आपने 100 रुपए का कर्ज ले रखा है, 50 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो आपका एबिटा हुआ, नेट डेप्ट बाय एबिटा हुआ 2। और अगर आपने 100 रुपए कर्ज ले रखा है और आपका 100 रुपए का प्रॉफिट भी है, तो आपका एबिटा हुआ 1। मतलब जितना छोटा एबिटा उतना ही सेफ कंपनी, और जितना बड़ा एबिटा उतना ही प्रॉब्लमेटिक है वो कंपनी। तो आप यहां देख सकते हैं मतलब ये कंपनी ज्यादा अनसेफ है क्योंकि उसका नेट डेप्ट बाय एबिटा ज्यादा है। तो नेट डेप्ट बाय एबिटा अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप का घट रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर मतलब। तो ये यहां पे आपको जानना था। इसके बाद अगर हम टोटल अदानी ग्रुप का कर्ज देखें तो लगभग आप देखोगे तो 40% के लगभग अदानी ग्रुप का कर्ज डोमेस्टिक सोर्स से है, और लगभग 55 से 60% अदानी का कर्ज बाहर से है, इंडिया के बाहर से, बाहर के बैंक्स, बाहर के स्टॉक मार्केट, बाहर के बॉन्ड मार्केट, वहां से। सो दैट्स वाई अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर इंडियन बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अदानी ग्रुप का जो बाहर से पैसा। इसका यह मतलब होता है कि अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स, अदानी ग्रुप का बिजनेस मॉडल काफी सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता तो आप इंडियन बैंक्स को पैसा देके लोन ले सकते, आपको पैसा बाहर से कैसे मिलता, बाहर के बैंक्स कैसे दे पाते। और अगर बात करें कौन कौन से बैंक्स का सबसे ज्यादा एक्सपोजर अदानी ग्रुप पे, तो एलआईसी, और तो बैंक नहीं एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसका टोटल एक्सपोजर अदानी ग्रुप पे लगभग 35,000 36,000 करोड़ का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, उसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है 27,000 करोड़ का। उसके बाद एक्सिस बैंक का लगभग 10,000 करोड़ का, पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ का, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका है हमारा लगभग आपका पांच, टोटल मिला के है 7,000 करोड़, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है 5,800, और इंडसलैंड बैंक का है 4,150। सो इस चीज को आपको, डेटा को याद रखना था कि अदानी ग्रुप का डेप्थ तो बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है, लेकिन अदानी ग्रुप का अर्निंग भी बढ़ा है। और इसी की वजह से अदानी ग्रुप का जो नेट डेप्थ बाय एबिटा का रेशियो है वो 3.81 से घटकर 2.19 पे आ चुका है। दैट्स अ गुड थिंग।
तो इसलिए ये एलिगेशंस जो अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो कर्ज पे चल रहा है। एवरी इन्वेस्टर, एवरी बिजनेसमैन टेक्स कर्ज, उसमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे जाननी थी। ये जो स्लाइड है आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप यहां पे जाके इन पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और भी उसमें करंट अफेयर्स के सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपने अदानी ग्रुप की ये टोटल कंट्रोवर्सी, एलिगेशंस, ट्रुथ, हाइप, इन चीजों को समझ पाए होगे। थैंक यू अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।